Hello student, this is Richa Sharma. Welcome back to EduGrown with another video of class 10th history chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. Okay, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको आपका चैप्टर नंबर 3 बताया था हिस्ट्री का, जो था नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में. ओके, और आई होप आपको वो चैप्टर समझ में आया होगा. एंड देन ये जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम बात करेंगे यूरोप के बारे में. ठीक है, वह हमने क्या बात करी थी, उसमें सिर्फ हमने एक कंट्री के बारे में बात करी थी जो कि थी इंडिया. ओके, इस चैप्टर के अंदर एक हम कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, जिस कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज को कैसे इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं या उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे क्या हुई, राइज हुई. ओके, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स इस पार्ट के अंदर कवर करवाने वाली हूँ. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ओके, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, जिसके अंदर आपको पता है जो आपकी बुक है और बुक के अंदर जो आपका फर्स्ट पेज है उसके अंदर ये आपकी इमेज दी गई है. हम सबसे पहले उस इमेज के बारे में देखेंगे कि वो इमेज क्या कहना चाह रही है, या जिस आर्टिस्ट ने उसको बनाया है वो उस इमेज के थ्रू क्या विजुलाइज करना चाह रहा है. ठीक है, एंड देन हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, साथ के साथ में द आइडिया ऑफ नेशन. ठीक है, क्या हुआ था, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, इवन आपका एक चैप्टर ही था पूरा उसी के रिगार्डिंग कुछ है ये. एंड देन फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसी के अंदर वो होगा सिविल कोड. इसके बाद हम देखेंगे कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, एंड देन द न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815. ठीक है, एंड जो इस पार्ट का आपका लास्ट टॉपिक होगा वो होगा द रिवोल्यूशनरीज. ठीक है, तो हम वन बाय वन करके अपने टॉपिक्स को क्या करते हैं, देखते हैं. चलिए, तो जो सबसे पहले मैं अगर आपकी बात करूं इंट्रोडक्शन की. ठीक है, अगर मैं आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में बोलूं तो क्या है, जो फ्रेडरिक सोरोरियो थे उनने क्या किया था, उनने है ना 4 पेंटिंग्स बनाई थी. ओके, उसमें से एक पेंटिंग ये है जिसके अंदर उन्होंने बताया था, मतलब उस पेंटिंग का नाम उन्होंने दिया था द ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड कंसिस्टिंग ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. ओके, मतलब वो इसके अंदर ये बताना चाह रहे थे, मैं आपको पेंटिंग खोल के दिखाती हूँ. एक्चुअली में इसके अंदर वो क्या करना चाह रहे थे, उसके अंदर ये बताना चाह रहे थे इस पेंटिंग के थ्रू कि कैसा होना चाहिए हमारा जो वर्ल्ड है, वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और सोशल रिपब्लिक होना चाहिए. ठीक है, सोशल रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो ऐसी कंट्री होनी चाहिए या ऐसा नेशन होना चाहिए हमारा कि जिसमें क्या कर चले, सिर्फ इन जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी चले. ठीक है, ऐसा ना हो कि जैसे कि मोनार्की सिस्टम चलता है, सिर्फ एक के हाथ में पावर्स रहती है और जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनकी सुनी नहीं जाती. ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, क्या आ जाए हमारे यहाँ, डेमोक्रेटिक या फिर रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक आ जाए. ठीक है, मतलब कि जो लोगों के थ्रू किया जाता है, और जो भी अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोई भी बनेगा तो वो किसके थ्रू बनेगा, लोग के थ्रू बनेगा. ठीक है, जो वहाँ के सिटीजन से उनके थ्रू बनाया जाएगा. ठीक है, तो वो एक तो ये चीज़ करना चाह रहे थे. ये क्या है, एक्चुअली में उनने विजुलाइज किया है. ठीक है, ये उनका ड्रीम था कि वो सिर्फ भले वो फ्रेंच के आर्टिस्ट थे लेकिन वो सिर्फ फ्रेंच के लिए नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के लिए ये ड्रीम देख रहे थे. ठीक है, इसके अंदर फिर आपका और क्या बताया जा रहा है, जो भी आपके बहुत सारे क्या बोलने चाहिए कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो धीरे धीरे क्या कर रही है, अपने जो नेशन का फ्लैग है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बता दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया जा रहा है से कुछ आपके क्या बोलना चाहिए, आपके जो कंट्रीज़ हैं उनको क्या मिल गई थी, यूएसए को, इनको वहाँ तब तक इंडिपेंडेंट बोल दो या फिर वो एक नेशन बन गए थे. ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब यहाँ वो क्या बन गए थे, एक नेशन बन गए थे. ठीक है, तो वो दिखाया जा रहा है वो कैसे अपने फ्लैग को लेते हुए मार्च करते हुए जा रहा है, और बाकी की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, फ्रेंच हो गई एंड ऑल बाकी की जो सारी कंट्रीज है वो उनके पीछे आ रही हैं. क्यों, क्योंकि वो भी क्या चाह रही है, वो भी फ्रीडम चाह रही है, वो भी क्या चाह रही है, लिबरल होना चाह रही है. ठीक है, इसलिए वो किसके साइड बढ़ रहा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के साइड वो क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है. ठीक है, साथ के साथ में वो लिबर्टी के लिए तो आगे बढ़ ही रहे हैं, मतलब एक नेशनलिज्म की फीलिंग जो यहाँ है वहाँ डेवलप होने वाली है. साथ के साथ में अगर आप यहाँ आसपास देखेंगे, ये देखिए, ये नीचे ग्राउंड जो है, ग्राउंड के इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा आपको कि ये जो है, जो मोनार्की सिस्टम के सिंबल है वो क्या पड़े हुए हैं, वो टूटे पड़े हुए हैं. ठीक है, मोनार्की जो आपका
है। उसके सिंबल की बात करूँ, जैसे कि जो सिंहासन होता है या फिर वो राजा का मुकुट होता है, लाइक दैट, वो सारी चीज़ें क्या करी हैं, वो टूटी हुई पड़ी है। क्यों? क्योंकि उनका सोचना ये है अब ये जो मोनार्की सिस्टम चल रहा है वो क्या हो जाए, हमारे यहाँ से हट जाए, और ये जो फ्लैग लेते हुए जा रहे हैं, मतलब जो एक नेशनलिज्म है वो हमारे यहाँ, या एक नेशन स्टेट क्या हो हमारे यहाँ बन जाए। साथ के साथ में उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि ये जो गॉड है, ठीक है, एंजल्स हैं, गॉड है, क्रिस मतलब जीसस जो है वो क्या कर रहे हैं, वो भी इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि हाँ मतलब कि आप इस रास्ते पे चलिए, मैं भी आपके साथ हूँ, लाइक दैट। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि ये इसके अंदर क्या बोलना चाह रहा है, बताना चाह रहे थे वो। अब क्या होगा आपका, जैसे कि क्लास टाइम भी आपसे बोला गया था कि आपको इमेज के ऊपर क्या इमेज वर्क आ सकता है, जिसमें कि आपको इमेज दी जाएगी एंड उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आ रहा है आपका। अगर आपको बोला जाए तो आप को क्या करना है, एक तो सबसे पहले आपको इसमें ये बताना है कि ये जो आपकी इमेज है वो किसकी है, तो एज यू नो दैट हिस्ट्री की है। फिर अगर आपको उसका चैप्टर का नाम बताना तो आप लिख दोगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की है, ठीक है। थर्ड चीज इसमें के अंदर आपको क्या बतानी होगी, जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है जो आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपका आर्टिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट है, ठीक है, फेडरिक करके, तो उनने इस पेंटिंग के थ्रू क्या बताने की कोशिश की है, तो वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या क्या लिखना पड़ेगा। अगर आपसे इमेज वर्क पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको वो कौन से सब्जेक्ट की है एज वेल एज चैप्टर की है, किस आर्टिस्ट ने बनाई थी, और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी से जब ये सारी चीज़ें हुई, आपका ये जो इमेज उनने बताया, जिसका विजुअलाइजेशन किया उनने, तो उसी के थ्रू हमारा क्या हुआ, नेशन की डेफिनेशन आई, ठीक है। नेशन की डेफिनेशन के साथ आपका नेशनलिज्म की डेफिनेशन आई। मॉडर्न स्टेट क्या होता है उसका मीनिंग आया। एब्सोल्यूट आपकी गवर्नमेंट क्या होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम वन बाय वन करके क्या करेंगे, हम इमेज देखेंगे। एज वेल एज जो ये फेडरिक थे, उनने एक चीज़ और सोची थी, ठीक है। उनका सोचना ये था कि ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वो कैसा हो, वो एटोपियन हो, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है आपका, कि ऐसी दुनिया, मतलब ऐसी दुनिया की, मतलब एक तरह से वो होना इम्पॉसिबल हो, ठीक है। यूटोपियन का मतलब आपका ये होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलो हम ऐसा वर्ल्ड चाहते हैं जहाँ कोई क्राइम ना हो, सब लोग मतलब बिल्कुल बिना लड़ाई झगड़े के बिल्कुल एकदम प्यार से रहे। और आपको पता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सब जगह थोड़ी बहुत लड़ाई या एकदम थोड़ा बहुत सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट वो और क्राइम भी हमें पता होते ही रहते हैं। और आजकल तो दिन बाय दिन क्राइम क्या होता जा रहा है, हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये थे आपके फेडरिक थे, ठीक है, जो फ्रेंच के आर्टिस्ट थे, वो ये चाह रहे थे कि जो वर्ल्ड के अंदर सोसाइटी है वो कैसी हो, आपकी जो सोसाइटी हो वो यूटोपियन सोसाइटी हो आपकी, ठीक है। तो आपको यूटोपियन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आपको लिखना होगा अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब ऐसी सोसाइटी वो जो इतनी ज़्यादा आइडियल हो, इतनी ज़्यादा आइडियल हो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये ना। सॉरी, नाउ 19th सेंचुरी में क्या हुआ आपका, 19th सेंचुरी में आपका जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, ठीक है, और नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो क्या हुआ, डेवलप होना, या फिर हम बोलेंगे ग्रो होना, या फिर राइज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी देखा था हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, कि कैसे वहाँ भी फीलिंग्स हमारे इंडिया के अंदर डेवलप हो रही थी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे नेशनलिज्म का मीनिंग, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है आपका, नेशनलिज्म का मीनिंग सिर्फ एक ही होता है कि आपकी देशभक्ति की भावना, ठीक है। या फिर हम एक चीज़ बोले तो हम पूरी एक हमारे सबके अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, हम इंडियंस हैं, ठीक है, तो ये जो फीलिंग है ना इंडियंस वाली कि हम सब एक है, भले ही हमारे कल्चर अलग हो, हमारी लैंग्वेज अलग हो, ठीक है, इसके बाद भी जो हमारा लव है और डिवोशन है किसके लिए, हमारी मदरलैंड के लिए, जो हमारा बिलीफ है वो सब क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो हमारी आइडेंटिटी हो वो क्या हो, हमारी एक हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हमारी किसकी, नेशन स्टेट की, क्योंकि हमने देखा था कि वो चाह रहे थे कि कैसे स्टेट हो, नेशन स्टेट हो, ठीक है। तो अगर मैं नेशन स्टेट की आपके डेफिनेशन की बात करूंगी तो वो होगी आपकी आ स्टेट दैट एस्टेब्लिश itself as a separate political and geographical entity and function as a complete and sovereign territory unit,
दिस कंसेप्ट इमर्ज इन 19th सेंचुरी यूरोप एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ओके, इसका मीनिंग क्या है आपका कि ये जो आपका नेशन स्टेट होता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह से वो स्टेट है या फिर कंट्री है जो कि हमने डिफाइन किया है बॉर्डर या फिर टेरिटरी से। ठीक है, हम बोल सकते हैं स्टेट और कंट्री दैट हैज़ डिफाइंड बॉर्डर्स एंड टेरिटरी। ठीक है, कौन सी बॉर्डर्स एंड टेरिटरी, जो हमारी पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल बॉर्डर्स होती है हमारी, वो क्या किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है। एंड देन उसके अंदर जो पीपल रहते हैं, उसके अंदर जो आपके सिटीजन्स रहते हैं, ठीक है, वो क्या मानते हैं, उसमें हम बोल सकते हैं कि वो हर चीज़ को सब लोग मिलके एक मानते हो। ठीक है, भले ही उनका कोई भी कल्चरल बैकग्राउंड हो, हिस्ट्री हो, सब क्या हो, उनकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, हम बोल सकते हैं ले देखिए उस कंट्री से या उस नेशन से आपके क्या जुड़े हुए होने चाहिए, या आपको क्या होना चाहिए, आपके सेंटिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, आपकी भावनाएं होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी क्या, मॉडर्न स्टेट की। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपका नेशन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट में। मॉडर्न स्टेट की हम बात करते हैं, स्टेट इन विच सॉवरेनिटी इज एक्सरसाइज बाय अ सेंट्रलाइज्ड पावर ओवर अ स्पेसिफिक टेरिटरी एंड पॉपुलेशन। इट मीन्स कि क्या बोला जा रहा है आपका मॉडर्न स्टेट का, कि जो मॉडर्न स्टेट है आपका, सॉवरेनिटी का मतलब होता है आपका सुप्रीम होना। ओके, तो वहाँ का मतलब जो स्टेट है, वहाँ का जो स्पेसिफिक टेरिटरी है, मतलब हम बोल सकते हैं जो बाउंड्री है या फिर वहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके ऊपर किसी एक जने का क्या होना, पावर होना। ठीक है, सेंट्रलाइज जो पावर होता है, जो मेन पावर होता है, वो किसी एक के हाथ में होना। ठीक है, जैसे कि अगर हम और सिंपल वे में बोले तो इन अ सिंपल वे इट इज़ कंट्रोल बाय मोनार्की। ठीक है, मोनार्की क्या होती है, जो राजा महाराजा राज करते हैं। अगर कोई राजा है वहाँ का, तो राजा के ऊपर तो कोई होता नहीं है, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। ठीक है, तो वो सारा जो भी कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में, किसी एक हाथ के अंदर होना या किसी सुप्रीम के हाथ के अंदर होना, वो क्या कहलाता है, आपका मॉडर्न स्टेट कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आया ये क्या होता है ना। हमने क्या क्या देख लिया आपका, हमने देखा कि नेशन क्या होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि नेशन स्टेट, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा नेशनलिज्म क्या होता है। ठीक है, नेशनलिज्म में मैंने आपको सिंपल सा बताया था, ये क्या होती है आपकी फीलिंग ऑफ लव और प्राइड ऑफ योर ओन कंट्री। ठीक है, जो भी आपकी कंट्री के लिए आपका गर्व है या हम बोल सकते हैं लव की फीलिंग से, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था नेशन स्टेट। ठीक है, अगर हम नेशन स्टेट की बात करें तो नेशन व्हेन पीपल हैव फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। ठीक है, जहाँ लोगों के अंदर भाईचारा की भावना आ जाती है या फिर वो उस जगह को या पूरी उस कंट्री को अपना समझने लगते हैं, वो या फिर हम बोल सकते हैं जो आपका जोग्राफिकल बैकग्राउंड होता है, सॉरी जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है या जोग्राफिकल एरियाज़ होता है, वो खुद का हो और गवर्नमेंट भी खुद की हो। ठीक है, और हमारे अंदर भाईचारे की भावना या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, वो हमारा नेशन स्टेट हो जाता है। मॉडर्न स्टेट हमने देख ही लिया, किसी एक सुप्रीम के अंदर उस स्पेसिफिक टेरिटरी का या उस स्पेसिफिक कंट्री का क्या आ जाना, पावर आ जाना। ठीक है, और पॉपुलेशन के ऊपर भी, जो सिटीजन है उनके ऊपर भी वो किसी एक ही इंसान का क्या चलेगा, राज्य चलेगा। जैसे कि हम मोनार्की सिस्टम की बात करें। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। अब हमें देखना है ये क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट वेयर इन limitless power are vested in a single person or body. It is a monarchy form of government in which the ruler is absolute authority and is not answerable to anybody. ठीक है, तो एक्चुअली में ये भी क्या होता है, ये भी एक टाइप का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो भी पूरी पावर होती है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो सिर्फ एक पर्सन या एक बॉडी के पास होती है। हम इसको भी एक तरह से मोनार्की फॉर्म बोल सकते हैं गवर्नमेंट का, जिसके अंदर जो रूलर होता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो आपका क्या बोलना चाहिए, वो आपका है ना, कुछ भी जो भी उसको डिसीजन लेना हो, वो सारी अथॉरिटी उसके पास है। वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, एज वेल एज वो आपको क्या कर सकता है, और वो उसके लिए उसको आंसर्स देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी उसने क्या, उसको लगेगा कि मुझे एकदम से टैक्स बढ़ाने हैं, या उसको लगेगा कि मुझे एकदम से आज पूरा मतलब सॉरी जैसे कि इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया बंद करना या कुछ भी करना एक्स वाई जेड, तो वो उसको उस चीज़ का आंसर्स देने की किसी को ज़रूरत ना हो। ठीक है, ये तो आपकी डेफिनेशंस हो गई ना। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि ये मैं आपको इमेज के बारे में बता ही चुकी हूँ कि ये इमेज क्या कहना चाह रही है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा भी तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके ना, इसके बाद हमारा जो मेन स्टार्ट होगा वो हमारा होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने वो इमेज में देखा था कि उसी के रिगार्डिंग हमारा क्या आने लगा था, नेशनलिज्म की
मतलब उसके अंदर वो विजुलाइज कर रहे थे, जो आपके आर्टिस्ट थे वो बता रहे थे कि नेशन क्या होता है एंड नेशन का आइडिया हमारा कैसा है एंड कैसे करके आया, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो 1789 में आपका क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। एक तरह से हम बोल सकते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो एक्चुअली में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था किसका, नेशनलिज्म का। ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो आपका क्या था, एक फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन बोला गया था किसका, नेशनलिज्म का। एंड इसी के थ्रू क्या हुई थी, स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसी से क्या हुआ, आपका सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अमंग दी फ्रेंच पीपल क्या करा गया था, क्रिएट किया गया था। ठीक है, कि हम सब एक हैं, हम एक नेशन है, उसको क्या किया गया था, जो आपकी ये फीलिंग थी, ठीक है, उसको डेवलप किया गया था, या हम बोल सकते हैं क्रिएट किया गया था। ठीक है, अब ये तो हुआ। अब जैसे कि इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि आपका 1789 में स्टार्ट हुआ था। एंड देन क्या हुआ, जब उनने ये डिमांड की, ठीक है, जब उनकी ये डिमांड थी कि मोनार्की सिस्टम क्या हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए और डेमोक्रेसी क्या आ जाए, आपकी स्टैब्लिश कर दी जाए। ठीक है, तो जब फ्रेंच पीपल डिमांड एबोलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, तो जब उनका ये इनने जब रिवॉल्ट किया या सारी चीज़ें उनने की, रेवोल्यूशन किया, तो उसके बाद उन्हें ये सारी चीज़ें मिल गई। ठीक है, उन्हें क्या मिला, उन्हें की जो मोनार्की सिस्टम थी वो आपकी हट गई एंड देन डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर लिया गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, अब अगर आपके अंदर कुछ भी चेंजेस आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रहा है, या फिर आपका द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का आइडिया, नेशन का आइडिया आ रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेनी पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेप ली थी उनने, हम वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था उनने, जैसे कि हमारे यहाँ हम अपनी जो हमारी बोलना चाहिए, हमारी जो इंडिया है, इंडिया में हम जो डिनोट करते हैं हमारी भारत माता को, हम किससे डिनोट करते हैं, भारत माता। ठीक है, वो लैंड मदर लैंड कहलाती है। ठीक है, वैसे ही जो आपका फ्रांस है, फ्रांस में आपको किससे डोनेट किया जाता है, वहाँ कौन सा आइडिया चलता है, वहाँ आइडिया चलता है आपका ला पैत्राई का। ठीक है, ला पैत्रिया का जो आइडिया चलता है उसका मतलब क्या होता है, आपकी फादरलैंड। ठीक है, एंड दूसरा आइडिया क्या चलता है आपका, सिटीजन का। सिटीजन का मतलब होता है आपका सिटीजन। ठीक है, तो ला पैत्रियाई की बात करें तो वो फादरलैंड बोला जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ मदरलैंड बोला जाता है। एंड और हम सिटीजन की बात करें तो वो क्या बोला जाता है, वो सिटीजन के लिए बोला जाता है। ठीक है, ये एक तो ये आइडिया बोला गया जिसके थ्रू सब एक चीज मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लेके आ सके। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या किया गया, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, हमारे यहाँ क्या किया गया, इलेक्ट किए गए। ठीक है, इलेक्ट करने के बाद नेशनल असेंबली को क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, इवन उसका जो नाम था उसको चेंज करके नेशनल असेंबली रख लिया गया। ठीक है, ये किया गया। एंड देन उसके बाद जो नई हिम्स थी, ठीक है, उसको कंपोज किया गया, मतलब कि जो गाने होते हैं उनको कंपोज किया गया, ओथ ली गई, और जो उनका नया फ्लैग था, न्यू फ्रेंच फ्लैग को क्या किया गया, बनाया गया। ठीक है, इसके बाद जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया। ठीक है, साथ के साथ में आपका क्या किया गया, जो फ्रेंच थी उसको हमने क्या कर दिया, एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑफिशियल या फिर कॉमन लैंग्वेज उसको बना दिया गया। ठीक है ना, अब हम बात करें इसके बाद उनने क्या किया, इसके बाद उनके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज। ठीक है, अब यूनिफॉर्म की हमारा जो पूरी कंट्री है वो एक है और सबके लिए एक जैसी लॉज होंगे, किसी के लिए कोई लॉज डिफरेंट नहीं होंगे। जैसे कि हमने देखा था मोनार्की सिस्टम में क्या होता था, जो है ना अच्छी पोस्ट पे रहते थे, जो रिच लोग रहते थे, उनके लिए लॉज अलग थे, और जो गरीब होते थे उनके लिए क्या होते थे, लॉज अलग होते थे। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दिया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, और कुछ नए रूल्स रेगुलेशन या मेजर्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। साथ के साथ में जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगती थी या फिर ड्यूज थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। क्यों, क्योंकि अब हम एक ही नेशन है, जब हम पूरा नेशन ही एक है तो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए कस्टम ड्यूटीज क्यों दें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के अंदर हैं, हमें एमपी से गुजरात जाना है, तो ऑब्वियसली बात है ना, एक ही के अंदर है तो हम उसके लिए कस्टम ड्यूटीज क्यों दें। कस्टम ड्यूटीज कब लगती है, जब आप अपनी कंट्री के बाहर जाते हो। ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। साथ के साथ में जो ये सारी चीज़ें तो चली रही थी, जो स्टूडेंट्स थे आपके और जो अदर मेंबर्स थे किसके, जो मिडिल क्लास फैमिली के एजुकेटेड मेंबर्स थे, उनने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनने भी जबोकिन क्लब होता है उसको बनाना क्या कर दिया, उसको भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई।
अब ये तो इसके थ्रू हुआ करके कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टूडेंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, उनने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया नेशनलिज्म को, आइडिया को, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, एक क्लब बनाया जिसका नाम था जैबोकिन क्लब्स, ठीक है। एंड देन क्या हुआ, उसके बाद जो फ्रेंच आर्मी थी उसने भी क्या किया, आपका फ्रेंच आर्मी, जब इन लोगों ने ये क्लब बनाया तो फ्रेंच आर्मी ने भी उनका सपोर्ट किया, किसके थ्रू करके, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का सपोर्ट किया, क्या करके कि वो उनने अपनी आर्मीज को फॉरेन मतलब कि दूसरी जगह दूसरी कंट्री भेजा और उनने बोला कि नेशनलिज्म के आइडिया को आप भी क्या करो, सपोर्ट करो, आप भी एक नेशन स्टेट बनाओ, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा क्या क्या हुआ हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो बोला जाता है 1789 में हुआ था, एंड देन जो हमारा एक तरह से फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन बोला जाता है नेशनलिज्म का, मतलब कि यहीं से हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग एक तरह से बोला जाता है डेवलप हुई थी, ठीक है। एंड देन अगर ये फीलिंग्स हमारी डेवलप हुई थी तो ऑब्वियसली बात है लोगों ने क्या करा, लोगों ने मोनार्की सिस्टम को खत्म करने की सोची और डेमोक्रेसी सिस्टम को क्या करने का सोचा, इस्टेब्लिश करने का सोचा। अब नई चीज़ आ रही है तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन या कुछ स्टेप्स तो लेनी पड़ेंगी आपको, तो जो कुछ स्टेप्स ली गई थी वही मैंने आपको यहाँ मेंशन की गई है, ठीक है। कैसे हम उन लोगों ने फीलिंग्स, जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स थी उसको क्या किया, डेवलप किया, ओके। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे ही हमारे यहाँ ये सब चल रहा था, हमारे यहाँ मतलब कि आपका यूरोप में फ्रांस के अंदर ये सब चल रहा था कि नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी, एंड देन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और डेमोक्रेसी आ भी गई थी, ठीक है। डेमोक्रेसी आने के बाद ही तभी क्या हुआ था, 1799 में आपका नेपोलियन करके एक लीडर था, उसने क्या किया, वो एकदम से फ्रेंच के अंदर आया आर्मी के साथ, एंड आने के बाद उसके थ्रू क्या हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। अब उसमें क्या था, जो इसका रूल चला था वो 1799 से लेके 1815 तक के बीच में इसका रूल चला था, ठीक है, फ्रेंच के अंदर। अब क्या हुआ था, जैसे ये आया तो ऑब्वियसली बात है इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी है, इसमें बहुत सारे है ना अच्छी चीज़ें भी चेंजेस लेके आया, अच्छी चीज़ें भी लेके आया, और कुछ इसने क्या किया, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है। तो वो हम सब देखेंगे क्या इसके ड्रॉबैक्स थे और क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, ठीक है। अगर हम बात करें नेपोलियन का, जो सबसे बड़ा था, जो डेमोक्रेसी फ्रांस को मिली ही थी वो क्या कर दी गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। बट डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय हुई, बट क्या हुआ, इसने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। तो वो जो चेंजेस हुए थे वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसने पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया था, रैशनल एंड इफिशिएंट चेंजेस थे वो, ठीक है। तो नेपोलियन डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, ठीक है। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से सिस्टम थे जिसके कारण आपका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड थी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो पूरा एक तरह से चेंज हो गया था, ठीक है। सबसे पहले जो लॉ लेके आया था, ये लेके आया था इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज इस्टेब्लिश, ठीक है। इसने सबसे पहले जो लॉ इस्टेब्लिश किया था वो ये किया था कि लॉ के सामने क्या होंगे, सब बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था मोनार्की टाइम पे क्या होता था, जो रिच लोग हैं या फिर जो है ना रिच लोग हैं या फिर जो राजा हैं या फिर उसके पास के लोग हैं, उनके लिए लॉ अलग होता था और बाकी के लोगों के लिए अलग होता था। तो अब यहाँ कोई भी कुछ भी करेगा उसके लिए सबके लिए सेम पनिशमेंट होगी, ठीक है। जैसे कि हम अभी प्रेजेंट डे की बात करें कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, भले ही वो पीएम हो, भले ही वो नॉर्मल इंसान हो, कोई भी इंसान हो, सबको एक ही जैसी क्या मिलती है, पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है ना। सेकंड इसने क्या किया था, अबॉलिश और प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। एक्चुअली में उस टाइम पे क्या होता कि उस टाइम पे क्या होता था आपका कि आपको प्रिविलेजेस दी जाती थी, ठीक है। आप किस घर में आपने जन्म लिया है, ठीक है, आप किस रिच पीजेंट के यहाँ हुए हो या किस रिच पर्सन के यहाँ हुए हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे। उसने इसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी भी इसने प्रोवाइड किया, ठीक है। कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जो प्रॉपर्टी है वो मेन किंग की कहलाती थी, ठीक है, आपका कोई इतना हक नहीं होता था। तो वो उसने क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी भी इंसान मतलब जो सिटीजन्स थे उनको देना स्टार्ट किया। देन सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में जो स्टेप्स ली गई थी उसको सिंप्लीफाई किया गया। इसके बाद जो फ्यूडल सिस्टम चलता था, फ्यूडल सिस्टम मतलब कि आपको है ना बिना बात में मतलब एक तरह से आपको गुलाम बना के रखना,
ठीक है, कि आपसे काम करवाया जा रहा है, आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और दिए भी जा रहे हैं तो बहुत कम वेजेस दिया जा रहा है, इस सबको क्या करवाया गया आपका, इसको अबॉलिश करवाया गया। इसके अलावा सर्फडम एंड मोनाली ड्यूज वर अबॉलिश, ठीक है, ये सेम ही मीनिंग है एक तरह से कि जो आपका आप मजदूरी करते थे एंड ऑल, आपको गुलाम बना के रखा था, उस सबसे क्या करवा दिया गया, आपको आज़ाद कर दिया गया, ठीक है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव, और जहाँ उस टाइम पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे, ओके, सो जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है आपका, गिल्ड का मीनिंग क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, ठीक है, तो जो समाज एंड ऑल था उसका भी क्या कर दिया गया, उसको क्या बोलना चाहिए, रिमूव कर दिया गया, उसका जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था ना। इसके अलावा उसने एक और अच्छा काम क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया, ठीक है। ये तो उसके क्या थे, जो उसने अच्छी चीज़ें की थी, जिसको हम क्या बोलते थे, सिविल कोड या नेपोलियनिक कोड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और ये कब बनाया गया था, 1804 के अंदर हमारा बनाया गया था, ठीक है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, ठीक है, इसने कुछ मतलब बोलना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो उसने सही नहीं की थी, ठीक है। तो जो नेपोलियन था उसने क्या किया था, पॉलिटिकल फ्रीडम को पूरी तरीके से ले लिया था इंसान से, ठीक है, जो कि उनको पास डेमोक्रेसी थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी, पॉलिटिकल फ्रीडम उनसे छीन ली गई थी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आ गई थी कि उसने, ठीक है, कि उसने हम बोलेंगे राइट टू प्रॉपर्टी दिया, एज वेल एज उसने है ना आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब अच्छा किया, और जो भी आपकी क्या बोलते हैं कुछ ड्यूज़ एंड ऑल तो उन सबको रिमूव किया, बट उसने जो टैक्सेशन था वो क्या कर दिया, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, सेंसरशिप ला दी, ठीक है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि वहाँ के जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं लिख सकते, ठीक है, वो उन्हें लिखना अलाउ ही नहीं है, जैसा वो बोलेगा वही लिख सकते हैं, इसके अलावा वो अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। और साथ के साथ में जो वहाँ के लोग थे उनको ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने पे क्या करने लगा, वो उनको फोर्स करने लगा, ठीक है। क्यों फोर्स करने लगा, क्योंकि उसका आप सपना था कि अब वो दिन पे दिन अपना जो राज्य था, ठीक है, वो उसकी जो बाउंड्री थी वो क्या करता जाए, वो बढ़ाता जाए, ठीक है। इसलिए उसने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर वो ये चाहता है कि उसकी बाउंड्री या फिर उसका राज्य बढ़े तो उसके लिए उसको आर्मी की ज़रूरत होगी। आर्मी के लिए उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ के जो लोग थे उनको फोर्सफुली, जिसकी इच्छा हो या ना हो, फोर्सफुली आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उसकी कुछ ड्रॉबैक थे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसके बाद आपका कि जो आपका मैकेनिज्म ऑफ द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, कि जो यूरोप था हमारा उसके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसी डेवलप हुई या कैसे कैसे लोग वहाँ रहते थे और किसने किसका मतलब क्या निकाला था, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था पहले, नो नेशन स्टेट वर इन यूरोप बिकॉज ऑफ नोट कॉमन आइडेंटिटी और कल्चर, ठीक है। इससे पहले जब ये हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल हुआ था, इसके पहले अगर हमने देखा था तो हमारे यहाँ सॉरी यूरोप के अंदर कोई भी नेशन स्टेट का कंसेप्ट था ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी और कल्चर जो थे वो बहुत अलग अलग थे, ठीक है। अगर वो एक बाउंड्री में रहते भी थे, एक एरिया में भी रहते थे, तो सबका सोचना, सबका मतलब एक तो उस पर जो राजा राज करते थे, ठीक है, एज वेल एज वहाँ एम्पायर का रूल चलता था, एंड साथ के साथ में जो उनकी कोई भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं होती थी, ना ही उनका कॉमन कल्चर था, ठीक है। पीपल रेसिडिंग इन द डिफरेंट एरिया स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। अलग अलग जगह लोग बाग रहते थे और अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या बोला जा रहा है, अब ये इधर हमारी कुछ क्लासेस दी गई हैं कि जैसे कि हमने हमारे इधर देखा था नेशनलिज्म इंडिया के अंदर, ठीक है, कि आपके वहाँ कौन कौन से लोग थे और किस, जैसे कि आपके पीजेंट्री थे तो उनने किस हिसाब से सोचा था, सबने स्वदेशी का मीनिंग अलग अलग लिया था। वैसे ही यहाँ भी क्लासेस डिवाइडेड हैं, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। जो सबसे पहली सोसाइटी है आपकी वो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, तो वो जो बहुत ज़्यादा हाई या रिच पीपल होते थे वो इस कैटेगरी के अंदर आते थे, या फिर हम बोल सकते हैं द लैंड ओइंग क्लास, ठीक है, जिनके पास खुद की ज़मीन जायदाद होती थी, जो बहुत अमीर होते थे, वही इस क्लास के अंदर क्या करते थे, कंसिडर किया जाता था। और ये जो लैंग्वेज होते थे वो क्या बोलते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि आप फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हो, आपको फ्रेंच लैंग्वेज आ रही है, इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा रिच एंड ऑल हो, ठीक है ना। एक कंसेप्ट बन जाता है ना, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो ऑब्वियसली बात है उसका थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है, लाइक दैट। एंड और ये लोग कैसे कनेक्ट रहते थे कि ये लोग जो शादियां करते थे ना वो सिर्फ खुद के ही ग्रुप्स में करते थे, दूसरे ग्रुप्स में ये अपनी शादियां नहीं करते थे, ठीक है। बट जो इनका ग्रुप होता था वो अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो कंपैरिजन टू अदर क्या होता था, ये छोटा ही होता था, ठीक है।
अगर हम पीजेंट्री की बात करें, ये सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में पाए जाते थे वहाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी होती थी वो इन्हीं क्लास की होती थी, पीजेंट्री की थी, ठीक है। अब हम इसमें बात करें मिडिल क्लास की, तो न्यू सोशल क्लास इमर्ज विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एबंज ऑफ कमर्शियल क्लासेस, ठीक है। अब ये क्या होती, जो मिडिल क्लास थे वो न्यू क्लास डेवलप हुई थी। कैसी क्लास थी, कहाँ डेवलप हुई थी, वो एक तरह से आपके टाउन्स के अंदर डेवलप हुई थी, जो कि एक तरह से ये एजुकेटेड लोग होते थे, ठीक है। इनने कमर्शियल क्लासेस का डेवलपमेंट किया था या इमर्ज किया था, और एजुकेटेड क्लास वर आइडिया ऑफ द नेशनलिटी गेन पॉपुलरिटी, ठीक है। क्योंकि जो एजुकेटेड क्लास के लोग थे उनने ही ये आइडिया दिया था नेशनलिज्म का या नेशनलिटी का, जो कि दिन पे दिन क्या होता गया, पॉपुलर होता गया, ठीक है ना। अब हम देखेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जैसे कि हमें पता है लिबरल का मीनिंग क्या होता है, तरह से फ्रीडम आपका, ठीक है। तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। इनने ये क्या सोच रहे थे, सोच क्या रहे थे, यही सही है। लिबरलिज्म का जो मीनिंग था वो क्या था, एक तरह से फ्रीडम किसके लिए, सबके लिए, ऐसा नहीं किसी एक के लिए, सबके लिए, फॉर द इंडिविजुअल, और जो उनका इक्वलिटी इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ, और जो सब है वो बराबर है किसके सामने, लॉ के सामने, ठीक है। पहले उनका ये मीनिंग था अपना किसका, लिबरल नेशनलिज्म का। अगर हम दूसरी की बात करें तो क्या था, द एंड ऑफ एटोक्रेसी एंड द क्लरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है। जो कि एटोक्रेसी का रूल चलता आ रहा था, क्योंकि जो अमीर लोग रहते थे उनका ही रूल चलता था, एक तरह से उनकी ही चलती थी, तो उसको क्या कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, और जो क्लर्क लेवल के लोग होते थे उनको भी प्रिविलेज दी जाए, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए या गवर्नमेंट बनाया जाए वो किसके थ्रू बनाई जाए, वो आपकी पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाए, ठीक है। इन द इकोनॉमिक sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state imposed restriction on the movement of the good and capital, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक के पर्पज से बात करें तो इकोनॉमिक के पर्पस में लिबरलिज्म का मीनिंग क्या होगा आपका, कि जो मार्केट के अंदर फ्रीडम्स है वो प्रोवाइड की जाए, मतलब कोई फालतू का रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए, बिना बात का कोई टैक्स, और जो टैक्स इम्पोज किया जाता था वो सारी चीज़ें हटा दी जाएं। और अगर आपको पूरी कंट्री के अंदर, पूरे नेशन के अंदर जहां भी सामान लेके जाना है या कैपिटल लगानी है या लेके जाना है, आप कर सको, ठीक है। कोई भी वहां पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, ठीक है। Joloberian abolished traffic barriers, reduced the number of currency of two, and promoted a network of railway to stimulate mobility. Okay, means कि जो आपकी ये एसोसिएशन बनाई गई थी जोवेलियन करके, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या, इससे पहले हमने देखा था कस्टम ड्यूटी तो हटा दी गई थी आपकी, लेकिन जो टैरिफ बैरियर्स थे, ठीक है, उसको क्या किया गया था, उसको अभी तक रिमूव नहीं किया गया था, उसको अबॉलिश नहीं किया गया था, ठीक है। इसलिए इसके लिए हमने एक क्या करा, उन लोगों ने 1834 के अंदर एक क्या बोलना चाहिए आपका, यूनियन फॉर्म किया, ठीक है, जिसका नाम था जोवेलियन यूनियन, ठीक है। एंड देन इसके अंदर क्या किया गया, आपका जो ट्रैफिक बैरियर्स थे उसको अबॉलिश किया गया, एज वेल एज पहले क्या होता था आपका 30 करेंसी चलती थी, 30 करेंसी से 28 करेंसीज तक आए, एंड लास्ट में 38 से क्या हो गया, वो आप 2 करेंसी तक आ गए, और 28 करेंसीज को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती थी कि बहुत डिफरेंट करेंसी हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप सामान लोगे करोगे, तो अब आपके पास, जिसके पास से आपको सामान चाहिए उसके पास वो करेंसी नहीं हो, या उसको उस करेंसी की ज़रूरत ना हो, इसलिए क्या करा गया कि आपकी जो करेंसी है उसको, जो इतनी सारी करेंसी को उसको अबॉलिश करके सिर्फ 2 करेंसी रहने दी, ठीक है। तो ये तो आपका था क्या, इसके बारे में कि लिबरलिज्म क्या था। अब इसके अलावा साथ के साथ में ये लोग एक और चीज़ क्या चाहते थे कि उस टाइम पे जो सिविल आपका कोड आया था, या हम बोल सकते हैं नेपोलियन जो थे उनका रूल चल रहा था उस टाइम पे, उनने एक चीज़ और की थी कि जो जिन मैन के पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वो ही वोट कर सकते हैं, बाकी के जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और वुमेन्स वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इनने क्या करना चाहा, इन सारी चीज़ों को इनने कहा कि इनको हटाना चाहिए और कुछ चीज़ों को लेके आना चाहिए, ठीक है। इनका मीनिंग यह था लिबरलिज्म से, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। देखो इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया कि जैसे कि हम ये बात कर रहे थे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, ठीक है। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तक हमने देखा था कोई भी नेशन स्टेट नहीं था हमारा,
ठीक है, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। तो अब हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वहाँ का स्ट्रक्चर क्या था सोसाइटी का, ठीक है। स्ट्रक्चर जो था हमारा सोसाइटी का वो पहले हम देखेंगे दो में आपका कन्वर्ट हुआ था, मतलब बनाया गया था। क्या था वो? एरिस्टोक्रेसी था और आपका पीजेंट्री था, ठीक है। जो एरिस्टोक्रेसी और जो ये मिडिल क्लास आए थे वो आपके बाद में आए थे, ठीक है। जो एरिस्टोक्रेसी थे आपके वो क्या थे आपके, वो हम बात करें पॉपुलेशन के मामले में कम थे, ठीक है। उनका जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन था वो उनका कम था। हाई क्लास थे, डोमिनेटिंग थे, और लैंडलॉर्ड्स, हम ऑब्वियसली बात है लैंडलॉर्ड्स थे, रिच थे, तो वो डोमिनेटिंग तो होंगे। और साथ के साथ में क्या थे, उनके पास ही सारे राइट्स थे, ठीक है। और यहीं अगर हम पीजेंट्री की बात करें तो पीजेंट्री कैसे थे? एक तो इनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, ह्यूज पॉपुलेशन थी। साथ के साथ में ये लो क्लास के, वो हाई क्लास के थे, ये कैसे थे? लो क्लास के थे। और जैसे कि वो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ये क्या होते थे? इनके पास खुद की लैंड्स नहीं होती थी, एज वेल एज वो उनके यहाँ काम करते थे, ठीक है। और इनके पास कोई भी राइट नहीं हुआ करता था, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या हुआ? एक नई सोसाइटी डेवलप हुई जिसको हमने बोला न्यू मिडिल क्लास सोसाइटी करके, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था कि मैक्सिमम जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे, ठीक है, एजुकेटेड पॉपुलेशन था, वो इस कैटेगरी के अंदर आते थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एटसेट्रा, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते थे। और इन्हीं ने डिमांड की थी किसकी? लिबरलिज्म की, ठीक है ना। इसके अंदर लिबरलिज्म का भी हमने देख लिया था कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि सबके पास फ्रीडम होना चाहिए, इंडिविजुअली फ्रीडम होना चाहिए, एज वेल एज इक्वलिटी बिफोर दी लॉ होना चाहिए। साथ के साथ में गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट जो चूज कर रहे हैं वो भी मतलब अपने पसंद से चूज कर सके। और साथ के साथ में मार्केट को भी हमें क्या मिलना चाहिए? फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। ये सब देखने के बाद हमने ये भी देखा था कि आपकी एक कस्टम यूनियन फॉर्म की गई थी 1834 के अंदर, जिसका नाम था जुवेलियन करके, ठीक है। यहाँ क्या किया गया था आपका कि एक तो टैरिफ बैरियर जो थे उसको हटा दिए गए थे, उसको अबॉलिश कर दिए गए थे। एंड दे अबॉलिश 28 करेंसी आउट ऑफ 30 में से उन्हें 28 करेंसी को क्या कर दिया था? हटा दिया गया था, ठीक है। जिसके कारण जो आपकी मोबिलिटी है वो क्या हो सके? ईजी हो सके, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि नेटवर्क भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर करेंसी अलग अलग चलेगी तो पॉसिबल नहीं ना। मान के चलो यहाँ आपकी एक सिटी में अलग करेंसी है, दूसरी सिटी में अलग करेंसी है, तो आपको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। वैसे ही वहां के लिए किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद हमारे जो थर्ड कैटेगरी वो है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है। तब हम ये देखेंगे इसमें क्या क्या एंड कैसे कैसे हुआ, ठीक है। बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी शुड बी प्रिजर्व विद द चेंज इनिशियली बाय नेपोलियन, ओके। तो इसमें क्या हुआ आपका कि इधर आपका एक बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। इस टाइम पे जब आपका नेपोलियन आपका रूल कर रहा था, उस टाइम पे आपका एक बैटल हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू, जिसके अंदर नेपोलियन को क्या करा गया? हरा दिया गया, उसको मार डाला, ठीक है। अब जो यहाँ एक साइड तो नेपोलियन था और दूसरी साइड आपकी कौन सी थी? तीन हम बोल सकते हैं कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड ब्रिटेन, ठीक है। इन तीनों ने मिलके एक साथ होके क्या किया? नेपोलियन पे अटैक किया और उसको हरा दिया, ठीक है। जैसे, और उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ वाटरलू। अगर आपसे पूछा जा सकता है 1-1 में बैटल ऑफ वाटरलू आपका क्या बोलना चाहिए? आपका कौन कौन सी कंट्रीज थी जिनने मिलकर आपको क्या करा था? नेपोलियन को हराया था। वो थी ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड ब्रिटेन, ओके। देन इसी के टाइम पे क्या था? जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वांट टू प्रिजर्व द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट एंड सोसाइटी इन फ्रांस। जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी? वो ये चाहती थी कि जैसे पहले ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट चलते थे उनको क्या करा जाए, या इंस्टीट्यूट या सोसाइटी चलती थी फ्रांस के अंदर, वो दोबारा वैसी की वैसी ही रीस्टोर कर दी जाए, ठीक है, वैसी की वैसी आ जाए। जिसके लिए एक ट्रिटी साइन हुई थी जिसका नाम था ट्रिटी ऑफ वेना, ठीक है। जो ट्रिटी ऑफ वेना था वो इसलिए ही साइन हुआ था, इसके अंदर क्या बोला गया था? जो यूरोपियन गवर्नमेंट है वो प्रिजर्व करना चाहती थी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट और सोसाइटी को फ्रांस के अंदर, ठीक है। एक तो ये था। अब ये जो साइन हुआ था वो 1815 में आपका साइन हुआ था, ठीक है। अब जो ट्रिटी ऑफ वेना था उसके अंदर क्या क्या कंडीशन थी? एक तो सबसे बड़ी जो कंडीशन थी वो तो ये थी, बर्बन डायनेस्टी जो उसको क्या कर दिया जाए? रीस्टोर कर दिया जाए, ठीक है। बर्बन डायनेस्टी थी एक, जो पहले उसका वो जो किंग था इसका, उसका ही रूल चलता था हमारे फ्रांस के अंदर, अब वो फिर से वापस आ जाए, ठीक है। साथ के साथ में जो आपका हम बोल सकते हैं मोनार्की सिस्टम चल रहा था, वो उसको भी हम फिर से प्रिजर्व कर लें, फिर से लेके आ जाए, ठीक है। वही मोनार्की सिस्टम चले, कोई डेमोक्रेसी ना है, ठीक है। और साथ के साथ में ये लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस सो दैट इट कैन नॉट एक्सपैंड एंड
फ्यूचर, ठीक है, कि वो ये चाहते थे कि जो आपका जो स्टेट बना हुआ है फ्रांस का, उसको क्या कर दिया जाए, एक बॉर्डर से पैक कर दिया जाए, जिसके कारण, पैक तो नहीं बोल सकते, एक तरह से कि स्टेट बॉर्डर बना दी जाए फ्रांस की, जिसके कारण वो आगे जाके और क्या ना कर पाए, एक्सटेंड ना कर पाए, ठीक है। उसके पीछे मेन रीज़न क्या था आपका, कि उनको लगता था कि और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियसली बात है और ज़्यादा इश्यूज एंड ऑल होंगे, इसलिए, ठीक है। जर्मन कॉन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड, और जो जर्मन थी उसको क्या करा गया, उसको वैसा का वैसे, उसको कुछ भी टच नहीं किया गया, जैसा था वैसा का वैसे ही रखा गया। एंड मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन के थ्रू जो चीज़ें हटा दी गई थी उसको क्या कर लिया जाए, वापस लेके आया जाए, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेटिज्म आया था हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके कारण हमारे क्या है, रिवोल्यूशनरीज आए, और उनने क्या स्टार्ट किया, उनने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, एंड उसके बाद हमारे यहाँ कुछ चेंजेस आए। तो हम देखेंगे क्या क्या वो चेंजेस आए। अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्किकल फॉर्म दैट हैड बीन एस्टेब्लिश आफ्टर द वेना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है। तो उसके अंदर क्या किया गया, एक कमिटमेंट रखा गया, मतलब ऑब्वियसली बात है कि जो मोनार्की सिस्टम था उसके खिलाफ क्या करना चाहते थे, ये उसके अगेंस्ट जाना चाहते थे, और ये फाइट करना चाहते थे, किसके लिए, क्योंकि उन्हें लिबर्टी एंड फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। इसके लिए वो क्या करना चाहते थे, फाइट करना चाहते थे। तो हमने देखा कि इनके जो एम्स थे वो क्या क्या थे। उनके एम्स जो थे वो स्पेशली थे, जो ये रिवॉल्यूशनरीज थे उनके एम्स क्या थे, उनके ये एम्स थे कि वो क्या कर सकें, नेशनलिज्म की आइडिया को स्प्रेड कर सकें, और जो ट्रीटी ऑफ वेना था उसको क्या कर सके, उसको अपोज कर सके, ऑफ लिबरल एंड फ्रीडम के लिए क्या कर सके, वो फाइट कर सके, ठीक है। अब जो आपके मैजिनी थे, गिसेप्पी मैजिनी जो थे, उनका क्या हुआ था, वो इटालियन रिवोल्यूशनरी थे आपके, और इटालियन रिवोल्यूशनरी के बाद आपका क्या हुआ, उनने क्या किया था, उनने कुछ सोसाइटीज फाउंड की थी आपकी, ठीक है। यंग इटली एंड यंग यूरोप करके सोसाइटीज थी, वो उनने फाउंड की थी। एंड देन इसके बाद ही हम देखेंगे जो ये कंजर्वेटिव सोसाइटी के लोग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा एक तरह से बोल सकते थे डरते थे, क्योंकि वो उनके खिलाफ जा रहे थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट रिवोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। जो गिब्बेसी मैजिनी थे, उनका जो बॉर्न हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो जेनोवा करके एक आपकी सिटी है, कैपिटल है इटली की, वहाँ हुआ था 1807 के अंदर। और ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, कार्बोनरी करके एक सोसाइटी थी उसके, एज वेल एज उनने दो, हम बोल सकते हैं फाउंडेशन, मतलब ये सोसाइटी बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, एक यंग इटली करके और एक यंग यूरोप करके। और वो किसके अंदर बिलीव रखते थे, वो बिलीव रखते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक, ठीक है। वो चाहते थे जो इटली है वो क्या हो जाए आपकी, उसको एक कर दें और उसको रिपब्लिक के अंदर चेंज कर दें, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी आज के लेक्चर में, कि हमने क्या क्या देखा आपका, कि फॉर एग्जांपल हमने पहले तो इमेज के बारे में पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है, द आइडिया ऑफ नेशन क्या होता है, सिविल कोड क्या होता है, फिर आपका नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे आया, फिर आपकी जो सोसाइटीज़ थी उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हमने, और फिर हमने देखा कि जो आपकी ये सोसाइटी थी उन लोगों के लिए लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग क्या था, एंड जो न्यू कंजर्वेटिव सोसाइटी, जो कंजर्वेटिव लोग आए थे 1815 के बाद, ठीक है, तो उनका क्या, मतलब वो क्या चाहते थे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे, कौन सी आपकी ट्रीटी साइन की गई थी, एंड देन रिवोल्यूशनरी ने उनके लिए क्या अलग से किया था, ठीक है, उनके अगेंस्ट क्या किया था, ठीक है। अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट के टॉपिक्स होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी आपके, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। सो thank you so much, and please like, subscribe and comment for my video, as well as share it, and press the bell icon so you will get the notification earlier. Okay, so bye bye, thank you so much, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।